और बेटा क्या हाल चाल। मेरा नाम है लवकेश दुबे और आप लोग जिस चैनल पर मुझे देख रहे हैं उस चैनल का नाम बोर्ड केमिस्ट्री। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट प्रार्थना कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक उंगली दबाने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ठीक है भाई, आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि सेल पैरामीटर्स या फिर ज्यामिति के आधार पर जो क्रिस्टल होते हैं, या क्रिस्टल कह दो या फिर कह दो एकक कोष्ठिका, क्योंकि एकक कोष्ठिका का जो डिज़ाइन होगा, जो ढांचा होगा वही क्रिस्टल का होगा। तो सेल पैरामीटर्स या ज्यामिति के आधार पे जो आपने क्रिस्टल तंत्र पढ़े वो 7 प्रकार के थे, टेबल जैसी बनाई थी। अब उसके बाद फिर उसमें से केवल एक जो पहले नंबर की है घनी वाली, हमने बताया था कि इसको आगे पढ़ना है, बाद बाकी इन 6 को यहीं छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने घनी एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ा। तो घनी एकक कोष्ठिका भी 3 प्रकार की निकली। पहली सरल घनी जिसको SC बोलते थे, सिंपल क्यूबिक, दूसरी FCC और तीसरी BCC, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, मतलब फलक केंद्रित और काय केंद्रित। 3 प्रकार की घनी एकक कोष्ठिका पढ़ी। अच्छा, ये जो घनी एकक कोष्ठिकाएं आपने 3 प्रकार की पढ़ी हैं, SC, FCC और BCC, इनमें आपने ये चीज नोटिस किया होगा, ये चीज समझी होगी कि ये जो 3 प्रकार हैं ये कणों की संख्या के आधार पर बांटे गए हैं। जैसे सिंपल वाली थी जो सरल घनी वाली, उसमें केवल कोने कोने पे एक एक कण। FCC वाली थी उसमें कोने कोने पे एक एक कण और उसके साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक कण। उसी तरह BCC जो पड़ी काय केंद्रित, उसमें प्रत्येक कोने पर एक एक कण और साथ में एक एकक कोष्ठिका के केंद्र के अंदर बीचों बीच मिड सेंटर में एक कण उपस्थित होता है। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर घनी एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की निकली। उसी तरीके से जो बाद बाकी 6 बच गई थी घनी के बाद, और जो 6 थी नीचे की, विषम लंबाच, द्विषम लंबाच, एक नताच, त्रिनताच, षटकोणी वगैरह जो 6 थी, उनमें भी घटक कणों की संख्या के आधार पर और भी टाइप होते हैं। जिस तरह घनी में 3 टाइप निकले, उसी तरह उनमें भी टाइप हैं। कोई 2 टाइप की हैं, कोई 3 टाइप की हैं, कोई 4 टाइप की हैं। ठीक है भाई। तो जो एक हमने लास्ट में लाइन उस टेबल में छुड़वा दी थी, उसमें अब हम आपको यही बताएंगे कि कौन से क्रिस्टल तंत्र में एकक कोष्ठिकाएं कितने टाइप की पाई जाती हैं। जैसे घनी में आपने 3 टाइप की पढ़ी, वैसे और बाद बाकी 6 हैं, उनमें भी और भी टाइप हैं। तो वही टाइप लास्ट वाली लाइन में आप लोगों को भर लेने हैं। ठीक है भाई। तो हम आपके लिए वही टेबल बना देते हैं और प्रत्येक प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के सामने वो जो एक लाइन छूटी थी उसमें टाइप लिख देंगे। घनी में तो आपने पता जान ही लिया कि 3 टाइप की होती हैं, और जो बाद बाकी के एकक कोष्ठिकाएं हैं, क्रिस्टल तंत्र हैं, उनके भी टाइप उनमें हम लिखे देते हैं। वो आप लोग अपनी कॉपी में पूरा कर लेना। वो टेबल में जो एक लाइन खाली छूटी है उसको पूरा कर लीजिए। ठीक है भाई। तो ये आप लोगों के सामने सारे हमने लिख दिए हैं। यहाँ पे ये वाले जो लिखे हुए हैं घनी के सामने देखो, घनी वाले जो है वो आपने पढ़ी रखे हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाला होता है, सरल घनी सिंपल, उसके बाद ये फलक केंद्रित FCC वाला, और उसके बाद काय केंद्रित ये BCC वाला। तो ये 3 टाइप होते हैं जो कि आप पढ़ चुके हो। उसी तरीके से जो और बाद बाकी के ये नीचे 6 हैं, इनमें भी और भी टाइप होते हैं घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो द्विषम लंबाच जो होता है इसमें 2 टाइप पाए जाते हैं, सरल और काय केंद्रित। उसी तरह विषम लंबाच है, ये इसमें 4 टाइप पाए जाते हैं, सरल, एक फलक केंद्रित, काय केंद्रित और ये एक अंत केंद्रित है। ठीक है। अंत केंद्रित भी एक स्पेशल टाइप की व्यवस्था होती है जो कि हमने आपको नहीं बताई है, और वो इसलिए नहीं बताई है क्योंकि हम लोगों को केवल घनी वाला पढ़ना है। ठीक है। और घनी में 3 ही पाए जाते हैं, तो यही 3 बताए हैं, अंत वाली नहीं बताई है। कहो तो बता देंगे, वैसे कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। तो विषम लंबाच में 4 टाइप के, उसी तरह एक नताक्ष में 2 टाइप के, सरल और अंत केंद्रित। त्रिनताक्ष में 1 टाइप होता है, षटकोणी में भी 1 ही टाइप होता है, और त्रिसम नताक्ष में भी 1 ही टाइप होता है।
अच्छा, इस तरह से अगर हम टोटल काउंट करें कि क्रिस्टल कितने तरीके के होते हैं, तो ज्यामिति के आधार पे अगर देखोगे तो 7 तरीके के हो गए भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके के हो गए। फिर उसके बाद उनमें भी अगर घटक कणों की व्यवस्था देखोगे तो और भी टाइप निकल के आएंगे। घनी वाले में 3 टाइप निकल आएंगे, इस वाले में दुसम लंबाक्ष में 2 टाइप निकल आएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल गिनो, मतलब ज्यामिति के आधार पे भी और घटक कणों की व्यवस्था के भी आधार पे, तो टोटल मिला के अगर गिनती करें तो देखो इसमें ये 3 टाइप निकले, तो 3 टाइप ये, 2 टाइप ये, 5 टाइप, उसके बाद 4 टाइप ये, तो कितने हो गए 9 टाइप। फिर 9 के बाद 2 टाइप ये, 11 टाइप। फिर उसके बाद 12 13 14, यानी कि ज्यामिति के आधार पर और घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर अगर दोनों को टोटल मिला के हम टाइप देखें क्रिस्टलों के, तो ये टोटल 14 टाइप निकलते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, ये बात एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ब्रेवाइस, ठीक है, नाम ब्रेवाइस नाम था उनका। तो उन्हीं ने ये सारा मैटर पूरा पता लगाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में कि ब्रेवाइस जालक क्या है। तो ब्रेवाइस जालक यही है कि हम बता देंगे कि ज्यामिति के आधार पर तथा घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर कुल 14 तरीके के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक होते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रेवाइस जालक, ठीक है भाई। उनके नाम पे ये पड़ गया कि ब्रेवाइस जालक हैं भाई, ठीक है, क्योंकि उन्हीं ने खोजे थे। तो ठीक है, इस हिसाब से आप लोग ये भर लेना लास्ट वाली लाइन में। इधर तो ये लिखे ही होंगे आपके 7 टाइप, ठीक है। उसके बाद बीच में पैरामीटर्स लिखे होंगे, कोरों की लंबाइयां ABC और अल्फा बीटा गामा कोण लिखे होंगे। लास्ट में वो खाली होगा एक कॉलम, उसमें आप ये सब भर लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल कितने हो गए 14, ठीक है। इसको नोट कर लो। फिर ब्रेवाइस जालक भी हेडिंग डलवा के लिखवा दें। लिखना कुछ नहीं, बस वही बात लिखनी है कि वैज्ञानिक ब्रेवाइस ने इस बात का पता लगाया था, तो इसीलिए इनको ब्रेवाइस जालक कहते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर उसको हटा दें। तो हेडिंग लगाओ भाई ब्रेवाइस जालक, ठीक है। ब्रेवाइस जालक क्या है, अगर ब्रेवाइस जालक क्या है आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, तो बस यही बता देना है जो कि आगे लिखा है। ज्यामिति व घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं, जिन्हें हम ब्रेवाइस जालक कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेवाइस जालक अगर आता है तो बस उसका यही है डेफिनेशन। इसको नोट कर लो भाई, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमने कल पढ़ाया था, सरल घनी एकक कोष्ठिका का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सरल घनी एकक कोष्ठिका यहां बनाते हैं आपके सामने। इस तरह से हमने एक सरल घनी एकक कोष्ठिका बनाई। अब सरल घनी वाले की कंडीशन क्या होती है भाई, कि इसके प्रत्येक कोने पे, मतलब 8 कोने होते हैं, तो प्रत्येक कोने पे एक एक कण उपस्थित रहता है, ठीक है। तो हम 8 कोनों पे एक एक कण बनाए देते हैं, ठीक। अच्छा, ये हमने क्या दिखाया, ये केंद्र बिंदु दिखाए हैं, पूरा कण नहीं है, बताया था हमने, पूरा कण नहीं है, क्या है, केवल केंद्र बिंदु। अब सोचो कि पूरा कण कैसा होगा, गोलाकार गेंद जैसा। तो अगर हम देखें तो ये कण जो है ये कुछ इस तरह से होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह जो ये कण है ये भी कुछ इस तरह से होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे उसी तरह ये भी होगा, ये भी होगा, ये सारे इसी तरीके से तो होंगे, ठीक है। अब सोचो एक बात कि अगर हम देखें कि जो ये कण है पूरा, ये एकक कोष्ठिका के अंदर पूरा तो नहीं है। देखो, अगर पूरा कण जो है, पूरा का पूरा कण तो एकक कोष्ठिका के अंदर नहीं है। देखो, एकक कोष्ठिका के अंदर तो केवल इतना ही पोर्शन है इस कण का, या इस कण का भी देख लो, इस कण का भी तो केवल इतना ही पोर्शन एकक कोष्ठिका के अंदर है। बाद बाकी तो ये सब बाहर है, ये सब बाहर का मैटर है कि नहीं है, बाहर का मैटर है। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज तो पता चलती है कि जो कण होते हैं, चाहे वो कोने पे हो, मान लो ये तो कोने वाले हो गए, ठीक है,
वैसे ही अगर हम फलक केंद्रित वाली लेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी होगा, ठीक है। तो ऐसी भी बात हो सकती है कि किसी एकक कोष्ठिका के जो कण हैं वो पूरे पूरे एकक कोष्ठिका के अंदर नहीं भी हो सकते हैं भाई। कुछ पोर्शन एकक कोष्ठिका के अंदर होगा और कुछ पोर्शन एकक कोष्ठिका के बाहर होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि एकक कोष्ठिका के अंदर कितना भाग है, अंदर अंदर, बाहर वाला नहीं पूछना है, मतलब टोटल कण अगर पूछे तो टोटल कण तो 8 हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कण हो गए एक एकक कोष्ठिका में। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि एक एकक कोष्ठिका के अंदर कितने कण हैं, तो आपको केवल उतना ही तो बताना पड़ेगा जितना अंदर अंदर है, जितना पोर्शन बाहर है वो तो सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का पता लगाने के लिए 3-4 रूल हैं, वो देख लो, हम लिखाए देते हैं, ठीक है, और कोई कठिन भी नहीं है, अभी धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते दिमाग में बैठ भी जाएंगे, ठीक है, फिट हो जाएंगे दिमाग में, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो 2-3 रूल है। क्या रूल है, बस वो यही बताते हैं, जैसे कि मान लो ये कोने पे एक कण मौजूद है, ठीक है, तो कोने पे जो कण मौजूद होगा किसी भी एकक कोष्ठिका में, कोने पे जो कण मौजूद होगा उसका कितना पोर्शन एकक कोष्ठिका के अंदर होगा, ठीक है, ये बात बताएगा वही रूल, ठीक। उसके बाद अब मान लो कि कोई एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित वाली है, तो उसमें फलक के केंद्र पे एक कण होगा, तो उसमें भी तो ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा अंदर थोड़ी ना होगा, हो सकता कुछ पोर्शन बाहर हो और कुछ पोर्शन अंदर हो। तो कितना पोर्शन अंदर है और कितना पोर्शन एकक कोष्ठिका के बाहर है कण का, ठीक है। तो यही सब उस रूल में पता चलेगा आप लोगों को। तो 2-3-4 रूल है, उन्हें लिख लो, इसको हम हटाए देते हैं। समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो हेडिंग आप लोगों को लगानी है, घनी एकक कोष्ठिकाओं में प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या ज्ञात करने के नियम। मतलब घनी एकक कोष्ठिकाएं हैं जो 3 टाइप की, उनमें प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या माने मतलब वही कि अंदर अंदर कितना पोर्शन है, ठीक है। अब जैसे एक कण का जितना पोर्शन अंदर है, फिर एक और कण होगा उसका भी कुछ पोर्शन अंदर होगा, तो ऐसे सभी कणों का जो अंदर अंदर वाला पोर्शन है उनको सबको जोड़ के टोटल कितना कण बनता है, तो उसी को कहते हैं कि प्रति एकक कोष्ठिका कण की संख्या, मतलब उसके हिस्से में कितना आया अंदर अंदर, उसी को हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें नियमों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आप लोग नोट कर लो। कुछ इस तरह से है, कोने पर उपस्थित जो कण होता है भाई, कोने वाला, ठीक है, उसका 1/8 भाग, मतलब केवल 1/8 भाग अंदर रहता है, शेष बाहर रहता है। यानी कि कोने पे जो एक कण होगा तो उसका 1/8 पोर्शन अंदर होगा, शेष बाहर होगा, ठीक है, वही लिखा है। कोने पर उपस्थित कण का 1/8 भाग अंदर रहता है। उसी तरह फलक पर उपस्थित, फलक माने वही फेस, ठीक है, तो फलक पे उपस्थित जो कण होता है उसका 1/2 भाग माने आधा, आधा अंदर रहता है आधा बाहर रहता है। जैसे मान लो किसी डिब्बे का ये फलक है, मान लो फेस है भाई, दीवार है किसी डिब्बे की, ठीक है, तो अब इसमें एक कण लगा हुआ है। अब कण इस तरह से लगा है कि आधा डिब्बे इस दीवार में फिट है बीच में, तो आधा डिब्बे के अंदर है और आधा बाहर है, ठीक है। तो वही फलक पर उपस्थित कण का 1/2 भाग कोष्ठिका के अंदर रहता है। कोर पर उपस्थित कण का 1/4 भाग अंदर रहता है। कोर क्या होती है, कोर समझते होगे, जैसे कोई डिब्बा है तो डिब्बे की जो कोर नहीं होती है, धार पतली वाली धारें कितनी होती है, बना के दिखाएं क्या, देखो तो कोर कौन सी है भाई, वो कोर ये है, ये वाली कोर है, ठीक है, ये भी कोर है, ये सब कोरें हैं, ये सब कोरें ही तो हैं। किनारियां जो पैनी होती हैं, ठीक है, धारें कोरें, तो कोर पे जो कण उपस्थित होता है उसका 1/4 भाग अंदर रहता है, शेष बाहर रहता है। उसी तरह केंद्र के अंदर उपस्थित जो बॉडी सेंटर हमने बताया था, अंदर जो केंद्र में परमाणु पड़ा रहता है, ठीक है, तो वही केंद्र के अंदर वाला वही है, ठीक है। केंद्र के अंदर उपस्थित जो कण होता है वो पूर्ण रूप से कोष्ठिका के अंदर ही रहता है। जब वो अंदर घुसा होता, हमने बताया था कि वो अंदर घुसा है, बीच में भीतर घुसा हुआ है, तो वो तो पूरा ही पूरा अंदर रहेगा, वो थोड़ी ना बाहर जाएगा, ठीक है भाई। तो ये है 4 नियम, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी धीमे धीमे इनके ऊपर सवाल करोगे जब तो दिमाग में बैठ जाएंगे। नोट करो इतना, फिर इसको हटा। कोर समझ गए कि नहीं, कोर ये है, ये वाली कोर है, देखिए ये
ये कोर है, ठीक है। जहाँ पे किसी डिब्बे की दो दीवारें मिलती हैं, जैसे मान लो एक दीवार ये और एक दीवार ये, ऐसे करके अब दो दीवारें मिली कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। तो यही हो गई कोर, ठीक है। कोर तो समझ ही गई होगी, नोट करो इतना। तो भाई अब सरल घनी एकक कोष्ठका के लिए z का मान निकालना है, ठीक है। तो चलो करके देखो, वही वाले जो रूल लिखे हैं 4, उन्हीं से सॉल्व होगा ये भी मामला क्या है। तो चलो पहले तो सरल घनी एकक कोष्ठका बनाए। ये बन गई सरल घनी एकक कोष्ठका, माने कोने कोने पे एक एक कण मौजूद, ठीक है भाई। सेंटर पॉइंट ही दिखा लिए, यानी कि अब देखो z का मान निकालने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये कण है, तो अब इनमें हमें ये पता लगाना, उसी प्रकार ये भी है, ये भी है, ये सारे हैं, ठीक। हमें ये पता लगाना है, z का मतलब हमें ये पता लगाना है कि कितना कितना पोर्शन टोटल मिला के अंदर इस कोष्ठका के हिस्से में आया, जो बाहर निकल गया वो नहीं, ठीक है। तो z का मान कैसे पता लगाओगे भाई, देखो ऐसे पता कर लो, टोटल कण कितने हैं 8, भाई कोने कोने पे 8 है, 1 2, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा 4, फिर एक यहाँ 5, एक यहाँ 6 7 8, टोटल कण 8 हुए, ठीक है। तो टोटल कण 8। अब एक कण का कोई भी कण हो, उसका कितना पोर्शन अंदर रहता है, 1/8 भाग। तो जब एक का 1/8 भाग रहता है, तो सभी का जितने कोने पे मौजूद है सभी का तो 1/8 1/8 1/8 अंदर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 8 टोटल 8 है और एक का 1/8 भाग अंदर है, तो 8 × 1/8 मतलब 8 गुणे 1/8, तो टोटल कितना आ गया भाई 1। यानी कि सरल एकक कोष्ठका जो होती है सरल घनी, इसमें एकक कोष्ठका में टोटल कण तो 8 होते हैं, लेकिन एकक कोष्ठका के हिस्से में मतलब उसके अंदर हिस्से में केवल कितना आता है, एक कण। मतलब सभी का 1/8 1/8 अगर मिला है और उससे मिला के बनाए तो टोटल एक कण बन पाएगा। तो मतलब एक कण भर इसके अंदर आता है, शेष बाहर निकला रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, जेड वाली बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो उसी तरह और भी देखते हैं, सरल घनी के अलावा और भी देख लें, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहां से, दूसरी कौन सी थी भाई, फलक केंद्रित थी, ठीक है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठका के लिए z का मान, तो z इक्वल टू निकालो। तो भाई फलक केंद्र में क्या होता है बताओ, फलक केंद्रित में कोने कोने पे 8 होते हैं, मतलब 8 तो होंगे, जैसे इसमें 8 थे वैसे उसमें भी 8 होंगे, ठीक है। तो अब जो कोने वाले 8 होंगे तो उनका 1/8 भाग जो है अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गुणे 1/8 तो करेंगे, क्योंकि कोने पे जो होंगे उनकी तो स्थिति सेम इन्हीं की जैसी होगी। कोने पे मौजूद होगा उसका 1/8 भाग अंदर होगा, शेष बाहर होगा। तो टोटल कितने मौजूद है, कोने कोने पे मिला के सब टोटल 8 कण मौजूद होंगे और उनका 1/8 1/8 भाग अंदर होगा, ठीक है। तो 8 गुणा 1/8। अब उसके अलावा भी कुछ होता है तो यहाँ पे लगा दो प्लस। उसके अलावा क्या होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी एक एक होता है। तो अब फलक कितने होते हैं 6, तो प्रत्येक फलक के जब केंद्र पे एक एक है तो टोटल 6 कण हो गए फलक के, कि नहीं हो गए, ठीक है भाई 6 कण हो गए। तो यहाँ पे लिख लिया 6 गुणा, अब जो फलक पे मौजूद होता है कण उसका कितना भाग अंदर रहता है 1/2, ठीक है। अभी लिखवाया था नहीं 1/2, यानी कि आधा अंदर रहता है। तो 6 का आधा आधा अंदर आएगा भाई, टोटल 6 है फलक वाले, अब उनमें से आधा ही आधा तो अंदर है, आधा आधा तो बाहर है, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2। अरे वैसे भी 6 का आधा कर दो यार तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल जोड़ दो तो कितना हो गया, ये 8 8 खत्म, ये तो वैल्यू हो गई 1 और यहाँ से 2 3 6, तो 1 हो गई ये और 3 हो गई ये, तो 3 और प्लस 1, ये टोटल कितना हो गया 4। यानी कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठका है घनी वाली,
उसमें वैसे तो अगर जोड़े जाए तो कितने कण बन रहे हैं? 14। भाई 8 कोने पे हैं और 6 फलक के केंद्रों पे है, तो टोटल 14 बन रहे हैं। लेकिन वो 14 उसके अंदर नहीं है। अंदर कितना आ रहा है? केवल 4 कणों का हिस्सा आ रहा है अंदर, ठीक, बाद बाकी सब बाहर है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठका के हिस्से में जो अंदर उसके आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 कण, ठीक है। 4 कण के बराबर मटेरियल उसके अंदर है, बाद बाकी बाहर है, ठीक है। तो ये दोनों नोट करो। फिर बॉडी सेंटर का भी चलो अच्छा यही बता दो। काय केंद्रित एकक कोष्ठका के लिए जेड का मान, ठीक है भाई। चलो निकाल लो जेड इक्वल टू। तो काय केंद्रित में क्या कंडीशन होगी? कोने कोने पे तो 8 होंगे ही होंगे, जैसा कि इनमें और इनमें दोनों में, तो उसमें भी थे। कोने कोने पे तो है ही, तो कोने पे है तो 8 गुणा 1/8 तो कर ही दिया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके अलावा और क्या है? प्लस उसके अलावा क्या है? एक अंदर सेंटर में घुसा हुआ है। तो अंदर जो सेंटर में घुसा होता है उसके लिए जो रूल बताया था क्या है कि वो पूरा पूरा अंदर ही होता है, उसका कुछ भी बाहर नहीं होता है। तो यानी कि वो पूरा पूरा अंदर है तो उसे तो पूरा 1 काउंट कर लेंगे, ठीक है। उसका कुछ बाहर है ही नहीं तो 1 हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई 1 और प्लस 1 यानी कि 2। यानी कि कोने कोने का सबका मिला के योगदान हुआ वो 1 हुआ और उसके बाद 1 पूरा अंदर घुसा हुआ है, तो टोटल 2 कण उसके हिस्से में, 2 कणों के बराबर मटेरियल उसके हिस्से में आता है। किसके हिस्से में? काय केंद्रित वाले में, बीसीसी के हिस्से में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जेड की वैल्यू, इनको नोट कर लो। अब मेरे ख्याल से कोई कठिन बात लग नहीं रही होगी इसमें, नोट करो फिर हटाएं इसको। तो अब आप लोगों को हेडिंग लगानी है कण की त्रिज्या r व कोर की लंबाई a में संबंध। हेडिंग लगाओ और कहानी समझो है क्या ये। कण की त्रिज्या r, जैसे कि कण है मान लो, तो कण कैसा होता है? गोलाकार, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कण है, इस तरह से कण है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? ये इतनी आधी, यही तो होती है त्रिज्या, ठीक है। तो किसी कण की त्रिज्या है उसको हमने r मान लिया, मान लो ये मान लिया r, ठीक है। उसके बाद कोर की लंबाई क्या है? तो कोर की लंबाई ऐसे समझो, देखो एकक कोष्ठका बना है, फिर समझो कि कोर की लंबाई क्या है। ये कोई एकक कोष्ठका है, ठीक है। इस तरीके से एकक कोष्ठका, चूंकि हम घनी पढ़ रहे हैं देखो, ठीक है, तो घनी तो होगी, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घनी के अलावा और हमें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो कोर क्या होती है भाई? कोर यही ये, ठीक है, ये कोरें हैं सब, ये सब कोरें हैं, ठीक है, ये सब कोरें हैं। मतलब कि जो कोरें होती हैं उन्हीं से तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निर्धारित होती है कि नहीं भाई? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापनी है तो क्या नापोगे? कोर नापोगे, ठीक है। तो कोर की लंबाई ये सब कोरें हैं। अच्छा, ये घनी है, अब चूंकि घनी है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही बराबर होगी, ठीक है। तो यानी कि सभी कोरें बराबर होंगी। इसकी घन है ये, तो इसकी जितनी कोरें हैं सब बराबर ही होंगी, कम ज्यादा तो होंगी नहीं। तो बराबर होंगी तो इसीलिए ए मान लिया, ठीक है। अब कम ज्यादा होती तो ए बी सी मान लेते, ठीक है। अब ए बी सी भी अगर मानोगे, ए बी सी मानोगे अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हैं तो तीनों बराबर ही। चूंकि ये घन है तो क्यों अलग अलग माने? ए बी सी ना मान के ए मान लिया, जब सब इक्वल है, ए बी सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो केवल ए मान लिया, ठीक है। तो कोई भी कोर मान लो, जैसे ये कोर, जितनी लंबाई इस कोर की होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी, उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी, उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी, 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 सबकी बराबरी बराबर होगी, ठीक है। ए जो भी हो, अगर ए बराबर 2 है तो सबकी 2, ए बराबर 3 है तो सबकी 3, ठीक है भाई। तो कोर की लंबाई समझ में आई भाई? इस तरीके से, जैसे मान लो ये दूरी कितनी होगी? 1, ठीक है। अगर हम कहें ये दूरी, ये भी दूरी 1, ये दूरी, सारी दूरियां ए ही होंगी, ठीक है। तो कोर की लंबाई हो गई ए और कण की त्रिज्या हो गई r। कण की त्रिज्या समझ में आ गई, कण की त्रिज्या हो गई r, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? अच्छा,
तो अब बात करते हैं यहाँ सरल घनी की। ठीक है भाई, सरल घनी SC के लिए, मतलब सरल घनी एकक कोष्ठका के लिए हमें कण की त्रिज्या r और कोर की लंबाई a में संबंध ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो भाई, अब सरल घनी है तो कैसी होगी ये, इसके कोने कोने पे एक एक कण होंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से मिटाएं, थोड़ा बाद में बना लेंगे। तो इस तरह से ये कण है कोने कोने पे, इस तरह से कोने कोने पे कण है। अब कण अगर होगा तो कुछ इस तरह से होगा भाई, देखो कुछ इस तरह से होंगे कण की नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां से समझो भाई, ये यहां से लेके इस कण से लेके इस सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, a बताओ, है कि नहीं। कोर की लंबाई है, कोई सी कोर ले लो, हमने कोई एक कोर मान ली, मान लो ये कोर है, हम इसी को देख रहे हैं और किसी को देख नहीं रहे हैं। तो एक कोर को हम देख रहे हैं, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, a। ठीक है, तो हम यहाँ ऊपर निशान लगाए लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हो गई a। ठीक है भाई, अब कणों की त्रिज्या देखो, तो एक कण ये है तो इसकी ये त्रिज्या इतनी जो दूरी है ये कितनी है, ये r है कि नहीं, r है, r। उसके बाद एक कण बगल में ये है तो इसकी भी यहाँ से लेकर के सेंटर से लेकर के और यहाँ तक की दूरी कितनी है, r। देखो होगी कि नहीं होगी। तो अब यहाँ से आप खुद ही देख लो कि टोटल दूरी यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की कितनी है, a। ठीक है, और अगर हम कणों की त्रिज्या देखें तो इस हिसाब से जो a दूरी है उसको दो भागों में चला गया है, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r। तो सीधा सीधा दिख रहा है जो a दूरी है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है। बोलो है कि नहीं, यहाँ से दिख रहा है a बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो a है, टोटल किसके बराबर है, 2r के। r दूरी यहाँ से यहाँ तक की r दूरी और उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ तक की r दूरी, तो a बराबर 2r। बस यही संबंध है और क्या। ठीक है, कोर की लंबाई a और कण की त्रिज्या r में यही संबंध है, a = 2r। चाहो तो r = a/2 भी कर दो, बात तो एक ही है। ठीक है, यहाँ से अगर इतनी दूरी निकालोगे, r = निकालोगे तो इतनी दूरी कितनी होगी, इस a की आधी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a की आधी। तो यहाँ से r = निकालोगे तो a/2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो अगली देखो भाई, दूसरी है फलक केंद्रित। देखें, फलक केंद्रित घनी के लिए। ठीक है, तो फलक केंद्रित की कहानी देखो भाई, फलक केंद्रित कैसी होगी, यहाँ पे बनाए फिर से। एक तो 8 कोनों पे एक एक कण होगा, बोलो भाई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रत्येक फलक के केंद्र पे एक एक कण होगा, तो प्रत्येक फलक के केंद्र पे एक एक कण बना लिया, एक ऊपर वाला फलक, एक नीचे वाला, ये ठीक, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो दो ये हो गई, एक ये और एक ये वाले। ठीक है, उसके बाद एक सामने वाला एक पीछे वाला, एक सामने वाला एक पीछे वाला। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो बहुत से फलक हैं, हम इनमें से कोई एक फलक निकाल लेते हैं। एक फलक, मान लो इस फलक को देखें केवल हम ऊपर वाले, तो कुछ इस तरह से होगा। अगर हम इसको यहाँ से ये वाला फलक जो है, देखो ये वाला निशान लगाए देते हैं, ये वाला फलक जो होगा, अगर इसको हम निकाल के अलग रखें, अपने दिमाग में सोचें, इसको निकाल के यहाँ लाएं, रियल में जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा भाई। देखो कुछ इस तरह से होगा। और क्या होगा, एक कण यहाँ होगा, एक यहाँ, उसके बाद एक यहाँ और एक यहाँ, 4 तो ये होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये वाले, उसके बाद एक बीच में होगा, यानी कि एक कण यहाँ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा।
और इन कणों की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। और इस वाले की कुछ इस तरह से होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब देखो, अब हम इन तीन कणों को लेते हैं, एक ये वाला कण, एक ये वाला कण बीच वाला जो सेंटर में, और एक ये वाला जो इस कोने पे। इन तीन कणों को आपस में, इनके जो सेंटर पॉइंट है उनको आपस में मिलाएं, यहाँ से ये इस तरीके से मिलाएं, ठीक है। अब हमने इन तीन कणों को क्यों लिया? किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि यही दो ले लेते तो भाई यही दो अगर ले लेते तो फिर ये तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। फलक केंद्रित की खासियत क्या है कि उसके फेस के, फलक के सेंटर पे एक कण है, तो अगर है तो उसको शामिल करना पड़ेगा भाई ना। अब यही तो एक कण है जो इसको इससे अलग करता है, तो इसको थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ये कण और ये कण, ये कण, इनके सबके सेंटर पॉइंट आपस में मिलाए, ठीक है भाई। अब समझो बात को, अगर यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी है? एक, बताओ है कि नहीं? कोर है तो ये भी कोर है भाई, ये वाली है, ये कोर, कोई भी कोर उठाओ, ए दूरी। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी कितनी है? ए। भाई ये भी दूरी हो ए होगी, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, वो सभी ए ही तो होंगी, ठीक। अच्छा, अब यहां से देखो, इस कण से सेंटर पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है? आर। यहां से इस सेंटर पॉइंट तक की दूरी कितनी है? आर। भाई कण की त्रिज्या है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर। और यहां से यहां तक की दूरी भी है आर। बताओ है कि नहीं? अगर हम यहां से यहां तक जाएं तो हमें आर दूरी 4 बार चलनी पड़ेगी, यानी कि एक ये वाली कण की त्रिज्या आर, और ये वाला कण तो पूरा ही जाएगा, तो इसकी तो दोनों त्रिज्याएं, इस तरफ की और इस तरफ की, दोनों शामिल करनी पड़ेगी। तो आर आर, ये पूरा तो एक ही कण में होगी दोनों आर। और उसके बाद जो ये कोने वाला कण, इसकी दूरी आर। तो यहाँ से अगर हम समकोण त्रिभुज निकाल लें, यही वाला जो अपने कक्षा 9 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हो, यहाँ ये इसको इतना निकालते हैं, इतना इतना, यहाँ से ये इस तरीके से समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में वही पढ़ा होगा आप लोगों ने, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, सुनी होगी ये पाइथागोरस प्रमेय। इधर कहीं लिख दें अगर ना पता हो। आधार वर्ग इस तरह। तो इसमें कर्ण कहाँ है भाई? जो कर्ण ये है, ठीक है। और इन दोनों में से एक कोई लंब मान लो, एक कोई आधार मान लो, क्योंकि हैं दोनों बराबर ही, ठीक है। तो यहाँ से लगाओ भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो देखो कर्ण का वर्ग करो तो कर्ण कितना है टोटल? यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल नापो कितनी है? आर 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 आर, यानी कि 4 आर, यानी कि ये है 4 आर, ठीक है। ये हो गया कर्ण आपका 4 आर। तो इसका करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद लंब वर्ग, तो लंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई कितनी? ए, तो ये हो गई ए स्क्वायर। बताओ सही है। प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ए, ये भी दूरी ए है, तो ये भी हो गई ए स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर इक्वल टू निकालें, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 आर स्क्वायर बटे 2। यहाँ से हो गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए इक्वल टू अगर निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? रूट हो जाएगा, वर्गमूल। तो 8 का वर्गमूल कितना निकलेगा भाई? 8 का वर्गमूल 2√2, पता है कि नहीं पता है? 2√2, ठीक है, 8 का वर्गमूल। और आर स्क्वायर का वर्गमूल आर, तो ये हो गया a इक्वल टू 2√2r। यहाँ से निकल आया a और r का रिलेशन आपका, काय का? फलक केंद्रित का। क्या होगा? a इक्वल टू 2√2r। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय वाली जो बात है, आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। इसको थोड़ा दूसरे नजर से देखो, ठीक है। किस दूसरे नजर से देखो? ऐसा समझो, देखो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक। अब आपके पास दो ऑप्शन है,
एक तो आप पहले यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, एक तो ऑप्शन ये है। अब ये पड़ता है लंबा, मतलब ये लंबी दूरी है, लंबा रास्ता है, पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ये लंबा रास्ता है। तो समझ लो जो लंबे वाले रास्ते हैं वो हो गए, एक हो गया लंब और एक हो गया आधार, कोई भी लंब हो कोई भी आधार हो, जो लॉन्ग कट वाला रास्ता है, ठीक। अब यहाँ से अगर सीधे यहाँ निकल जाए इस रास्ते से होते हुए तो ये शॉर्टकट रास्ता, तो शॉर्टकट रास्ते को मान लो कर्ल, ठीक है। अब यहाँ से कर्ल, लंब और आधार दिमाग से हटाओ, क्या हटाओ, अब दिमाग में डालो क्या कि शॉर्टकट रास्ता और लॉन्ग कट रास्ता। तो लॉन्ग कट रास्ता, अब इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, देखो क्या कहेंगे, कर्ल वर्ग को हम कहेंगे शॉर्टकट रास्ते का स्क्वायर, बताओ, ठीक है। कर्ल वर्ग जो है इसको हम कहेंगे शॉर्टकट रास्ते का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लंब स्क्वायर की जगह पे हम कहेंगे कि लॉन्ग कट रास्ता नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक चलोगे ये हुआ रास्ता नंबर 1, और यहाँ से यहाँ तक चलोगे ये हो गया रास्ता नंबर 2। मतलब लॉन्ग कट जब जाओगे तो आपको 2 रास्ते कवर करने पड़ेंगे, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2। तो यहाँ से हम कहेंगे कर्ल वर्ग को कहेंगे शॉर्टकट रास्ते का स्क्वायर इक्वल टू लॉन्ग कट रास्ता 1 का स्क्वायर प्लस लॉन्ग कट रास्ता 2 का स्क्वायर, बताओ, ठीक है। अगर इस तरह से सोचोगे तो थोड़ा इसके अगले वाले में आराम मिलेगा। चलो इसको नोट करो, फिर हटाएं इसको। तो चलो भाई काय केंद्रित की और कहानी समझ लो, फिर उसके बाद छुट्टी करें, ठीक है भाई। तो देखो काय केंद्रित में देखो क्या होता है। काय केंद्रित पहले तो बनाए यहाँ पे, क्या होता है भाई काय केंद्रित में, 8 कोने पे तो एक एक होता ही है, फिर उसके अलावा और कहाँ होता है, एक मिड सेंटर में होता है, ठीक है भाई। एक कण जो होता है कहाँ होता है, मिड सेंटर में। अब देखो इसमें हमें कौन कौन से कण सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्ट करने वाली वही बात होती है कि सरल घनी एकक कोष्ठका और फलक केंद्रित, इन दोनों को अगर आपस में अलग करता है तो कौन सा कण करता है, जो फलक के केंद्र में स्थित है, तो अब उसको शामिल करना पड़ा। वैसे ही अब इसको स्पेशल कौन सी चीज बनाती है, इसको स्पेशल बनाता है ये वाला कण जो इसके अंदर केंद्र में स्थित है। तो अब हमें जो कण सिलेक्ट करना पड़ेगा वो कौन कौन सा करना पड़ेगा, एक तो कोने वाले 2 लेने पड़ेंगे, और 2 कोने वाले के अलावा एक बीच जो सेंटर में अंदर घुसा हुआ है उसको भी शामिल करना पड़ेगा। माने हम शामिल कर सकते हैं, देखो कोने वाले 2 और साथ में जो सेंटर वाला है वो, ये तीनों शामिल हो जाए तो क्या करना है बताओ, यहां से इस तरह से ले, एक कण ये, एक कण ये और एक कण ये। जैसे अपना ये कमरा है तो इसमें मान लो 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे, तो 8 कोनों पे एक एक कण है, और उसके अलावा एक बीच में जो स्पेस है यहाँ पे एक कण है, ठीक है। तो हमें इस वाले कण को शामिल करना है जो बीच में है, सेंटर में। तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा डंडा लाएंगे और उस डंडे को इस तरह से रखना है कि वो 2 कोने, मतलब एक इस साइड का और एक इस साइड का, ऐसे करके, ऐसे 2 कोने, और बीच में जो कण है उसको बीच से फाड़ता हुआ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ हमने ये बनाया है। अगर हम इसको बाहर निकालें तो कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी, देखो इस तरीके की, एक कण ये, एक कण ये और एक कण ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होंगे, इस तरह से कुछ कहानी बनेगी, ठीक है भाई। एक कण ये वाला, एक ये वाला और ये वाला, वही 3 हमने बना दिए, ठीक। तो पहले तो आर चेक करते हैं, आर कितने बनेंगे इसमें, तो देखो एक आर ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 4 आर बने। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो किसके बराबर है, 4r के बराबर, 4r के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया भाई शॉर्टकट रास्ता। अब लॉन्ग कट रास्ता देखो, तो लॉन्ग कट रास्ता देखो कौन सा है भाई,
एक तो यहाँ से यहाँ चले पहले हम, ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो ये तो वही शॉर्टकट। अब दूसरा रास्ता देखो, तो पहले तो यहाँ से यहाँ चलें, ठीक, तो ये दूरी हम तय करेंगे, पहले ए दूरी ये तय की, ठीक। उसके बाद फिर या तो यहाँ से यहाँ जाएं और यहाँ से यहाँ आ जाएं, एक तो तरीका ये है। तो यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो ए दूरी फिर से चलेंगे, ये भी दूरी ए होगी, और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो फिर ए दूरी चलेंगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ए होगी। तो ए, फिर यहाँ से ए, फिर यहाँ से ए, यानी कि 3 बार ए दूरी चलनी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो भी 3 ही बार ये चलना पड़ेगा। कैसे भी करो 3 बार ए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग कट में हमें 3 बार ए दूरी चलनी पड़ेगी भाई, कुल मिला के। अगर हम लॉन्ग कट रास्ते से जाते हैं तो हमें 3 बार ए दूरी चलनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम इस वाले से आएंगे, मान लो, ठीक है, चलना ए ही है तीनों में, ठीक है, इस वाले से आएंगे। तो अब वही वाली थ्योरी लगाओ, कौन सी, शॉर्टकट और लॉन्ग कट वाली। तो थर्ड वर्ग की जगह पे क्या करोगे, शॉर्टकट रास्ते का होल स्क्वायर। तो शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, ये वाला। इस रास्ते की दूरी कितनी है, 4r के बराबर, r। तो 4r का स्क्वायर इक्वल टू, अब लॉन्ग कट रास्ते देखो, तो लॉन्ग कट रास्ता भाई 3 पार्ट में चलना है। वहां हमें 2 पार्ट में चलना पड़ा था, यहाँ 3 पार्ट में चलना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से यहाँ, यानी कि लॉन्ग कट रास्ता नंबर 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, प्लस लॉन्ग कट रास्ता नंबर 2 का स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर, प्लस लॉन्ग कट रास्ता नंबर 3 का स्क्वायर, तो फिर से ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू देख लो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपना 16r स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ से ए इक्वल टू निकालेंगे तो वो 16 का वर्गमूल 4, ठीक है, 3 का वर्गमूल √3, ठीक, और आर स्क्वायर का वर्गमूल r। तो ये आ गया आपका रिलेशन, a इक्वल टू 4/√3r। ठीक है भाई, तो इस तरह से सरल घनी, फलक केंद्रित घनी और काय केंद्रित घनी तीनों एकक कोष्ठिकाओं के लिए a और r के बीच के संबंध आपने निकाल लिए। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा। जाते जाते फिर से वही प्रार्थना कि अगर वीडियो पसंद आया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग अगर उंगली दबा दोगे तो यार मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, आप लोगों का भी कुछ जाएगा नहीं। ठीक है भैया, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आगे की पढ़ाई करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।